राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका साक्य एकेडमी में। हम लोग जो है पढ़ रहे हैं बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र 38 बीपीएससी 1992 से लेके 71 बीपीएससी 2025 तक। बीपीएससी ने जितने भी एग्जाम कराए हैं प्रीलिम्स के और जितने भी बीपीएससी जैसे टीआरई 4 से लेके जो भी एग्जाम होते हैं या सीडीपीओ और ईडीओ सारे एग्जाम हम लोग जो है कवर करते हुए चल रहे हैं। तो जितने भी फ्रेंड जो है चैनल पे नए आए हैं सबसे पहले जो है चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें ऑन और वीडियो को लाइक कर दें और जो है कमेंट करें। जो भी साथी जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सफिशिएंट वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सीरीज चल रही है क्योंकि जो 60 से 70% आप ये समझ लीजिए कि बीपीएससी की जो है क्वेश्चन इसी से आपके घटना जीकेजीएस के फंसने वाले हैं। आप ये मान लीजिए 70% आपके क्वेश्चन इसी एक बुक से इसी से मिल जाएंगे। घटना चक्र पूर्वावलोकन 2026 की बुक है क्योंकि बीपीएससी जो है जितने भी एग्जाम करा दिए तो टीआरई 4 के आपने देखे होंगे कि पूर्वावलोकन से जो भी टीआरई हुए हैं अगर आप देखेंगे तो इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 60-70% आपके इसी से जो है आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे पूर्वावलोकन घटना चक्र से। तो इसलिए जो भी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स दे रहा हो या बीपीएससी एडी 2026 या बिहार सीजीएल और जो है बिहार जो है 12th लेवल का जो भी एग्जाम दे रहा हो तो जितने भी साथी हैं वो सारे के सारे इस जो है वीडियो को जो है जरूर वॉच करें। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि फरवरी 1922 को जो है 22 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो किसमें है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि नगरों में असहयोग आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो ये पूछा गया है तो सही नहीं है। तो इसमें कहा गया है पहला प्रश्न है कि आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था। ये गलत बात है, केवल उच्च जाति और अमीर लोगों ने ही भाग नहीं लिया था। हर समुदाय के हर तबके के व्यक्ति ने जो है आंदोलन में भाग लिया था। तो पहला तो हो गया गलत, यानी कि हमको पूछा गया गलत। अब अगला और देख लें क्या कहता है। अगला है कि मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों को बहिष्कार किया गया। तो ये दोनों गलत हैं, पहला दूसरा, जबकि तीसरा हमारा क्या है सही है क्योंकि हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्राध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। तीसरा सही है तो हमारा पहला दूसरा गलत हो जाएगा, यानी पूछा गया है कि गलत कौन सा है तो आंसर ए ही हमारा सही हो जाएगा, यानी पहला दूसरा। चलिए आगे चलते हैं। आंसर भी पहले दिया है। चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई। इसमें हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्राध्यापकों और शिक्षकों ने जो है त्याग पत्र दे दिया एवं वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। विदितों की इस आंदोलन में शहर एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र के लोग शामिल थे और यह अब तक के स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। इस समय हुए जो है काउंसिल के चुनाव में मद्रास की जस्टिस पार्टी ने भाग लिया था। और जब भी उसमें लिखा था प्रश्न में कि जस्टिस पार्टी ने भाग नहीं लिया था, यानी बहिष्कार किया गया था, इसीलिए वो गलत हो गया था, जबकि जस्टिस पार्टी ने भाग लिया था। 63 सीटों पे जो है जीत भी दर्ज की थी। चलिए अगला हम लोग जो है प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये सबसे पहले आपको देखना है, नहीं तो यही क्वेश्चन गलत हो जाता है कि सही नहीं है वो पूछा गया है। तो चलिए पहला देखते हैं कि वर्ष 1921 में जो है महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये प्रश्न हो गया गलत क्योंकि इनको जो है 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया था गांधी जी को।
तो पहला तो प्रश्न गलत हो गया और हमको पूछा गया है गलत कौन सा है, तो पहला ही सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, बी ऑप्शन क्या कहता है। चौरी चौरा जो कांड के कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को से हाथ खींच लिए थे, बिल्कुल सही है। चौरी चौरा कांड जो है हुआ था फरवरी जो है 4 फरवरी जो है 1922 को। और गांधी जी कहाँ थे? बारडोली में। बारडोली सत्याग्रह मतलब बारडोली में कांग्रेस कमेटी की जो है बैठक हो रही थी, उसी में जो है संबोधन कर रहे थे। तो गांधी जी को जो है वहाँ जानकारी मिलती है कि ऐसे कि काकुरी कांड हो गया है। उसके बाद गांधी जी इसको एक हिमालय जैसी भूल के बताते हुए जो है ये आंदोलन को जो है 12 फरवरी जो है 1922 को स्थगित कर देते हैं। अगला है गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, बिल्कुल सही बात है। जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई उसी समय जो है गांधी जी ने अपना पहला सार्वजनिक प्रमुख भाषण दिया था, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है? असहयोग आंदोलन की औपचारिक जो है शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। हाँ, असहयोग आंदोलन जो है शुरू कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। 4 फरवरी 1922 को, देखो आपने बताया था आपको 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण जो है 12 फरवरी 1922 को बारडोली में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में जो है आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया था गांधी जी ने। इसके पश्चात जो है 10 मार्च 1922 को, आपको बताया था हमने कि 10 मार्च 1922 को जो है अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था और गांधी जी ने अपना जो है पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण दिया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। एक चीज और है, इसी में जब 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया था, यहीं पे जो है अंग्रेजों ने कितने 6 वर्ष की जो है गांधी जी को सजा सुनाई गई थी। कितने की? 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी गांधी जी को। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जो है हमारा जो है टॉपिक है स्वराज पार्टी का गठन, ये भी देख लेते हैं यहीं पे, उसके बाद आगे चलेंगे। स्वराज पार्टी का गठन कब होता है? 1923 में। कब होता है? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। प्रश्न क्या कहता है? CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर जो है स्वराज पार्टी के किस उद्देश्य से बनाई थी? CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? तो किस उद्देश्य से बनाई थी? राज्य में जो है चुनाव के लिए, राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने के लिए जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है कमेटी बनाई थी, स्वराज पार्टी का गठन किया था। चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या कहती है? इसकी व्याख्या कहती है कि 31 दिसंबर 1922 को गया बिहार में, गया जो बिहार के जो महाराजा थे टिकरी के निवास स्थान पर हुई बैठक। जो 31 दिसंबर 1922 को गया बिहार में, बिहार के जो है गया जो जिला है वहाँ की जो उस प्रांत के उस समय महाराज कौन थे? टिकरी के निवास पर एक बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के अंदर ही एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की गई। 1923 में जो है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया गया तथा जो है 20 से 22 फरवरी 1930 को इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में कहाँ है? प्रयागराज में, इस नवगठित पार्टी की जो है समान बैठक आयोजित हुई, जिसमें जो है पार्टी के कार्यक्रम और संविधान को मंजूरी दी गई तथा साथ ही पार्टी को नया नाम स्वराज पार्टी दिया गया। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने। CR दास जो थे चितरंजन दास, जिनको CR दास कहते हैं, तथा जो उनको जो CR दास का उनका अध्यक्ष बनाया गया और जो मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी, उनको जो है इसका जो है महासचिव बनाया गया है। यह पार्टी कांग्रेस के भीतर रहते हुए परिषदों के चुनाव लड़ने के उद्देश्य से गठित की गई थी। इसने जो है राज्य परिषदों के साथ केंद्रीय विधान परिषदों के चुनाव में भी प्रतिभाग किया था तथा अच्छी सफलता हासिल की थी। इनका जो है वास्तविक उद्देश्य इन सभाओं में प्रवेश कर अपनी बात जो है रखना तथा सरकार के साथ सहयोग करना जो है स्वराज दल की स्थापना असहयोग आंदोलन की सफलता के उपरांत की गई थी। चलिए अगला जो है प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा कहता है
कि स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। कब हुई थी? असहयोग आंदोलन। तो स्वराज दल की स्थापना जो है जब असहयोग आंदोलन असफल हो गया था, उसके बाद जो है स्वराज दल की जो है स्थापना की गई थी। स्वराज पार्टी का जो है गठन किसकी असफलता के बाद की गई थी? तो असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन असफल हो गया था, उसके बाद जो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। अब इसमें फिर से वही प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, अब फिर अगला प्रश्न है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न है कि 1923 में स्वराज पार्टी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में शुरू हुआ था? तब वो किसमें हुआ था? कांग्रेस। किसमें? कांग्रेस। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कांग्रेस के एक जो है भाग के रूप में की गई थी, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बनाए गए और मोतीलाल नेहरू जो है उसके महासचिव बनाए गए। अगला प्रश्न है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल जो है वर्गों के लिए नहीं। केवल प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की गई थी। इसकी घोषणा की गई थी सी आर दास ने की थी। चित्तरंजन दास। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल जो है वर्गों के लिए नहीं। ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा चित्तरंजन दास ने की थी। देशबंधु चित्तरंजन दास जी थे, देशबंधु चित्तरंजन दास जी द्वारा जो है कहा गया कि स्वराज जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल जो है या उच्च वर्गों के लिए या किसी खास वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए। ये जो है ऐसा चित्तरंजन दास ने कहा था। अगली बात है क्या? अगली है कि अगला टॉपिक हमारा है साइमन कमीशन। कौन सा है? साइमन कमीशन। अब हम लोग देख लेते हैं कि साइमन कमीशन से क्या प्रश्न है, वो वही साइमन कमीशन जो भी प्रश्न बनते हैं। तो साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में बना था। तो हम लोग जो है देखते हैं इसके प्रश्न में। किसी कमीशन ने जो है सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल दिया था। तो किसने दिया था? साइमन कमीशन ने। साइमन कमीशन ने जो है किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण जो है बेचैनी को बल दिया था। ये क्या कहता है? वर्ष 1927 में ब्रिटिश सरकार ने की समीक्षा के लिए एक संवैधानिक आयोग नियुक्त किया, जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है। इस आयोग के जो है सभी 7 सदस्य ब्रिटिश थे और इसमें किसी भी भारतीय राजनीतिक दल, समूह या समुदाय के जो है एक भी भारतीय प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया था। अगला जो है प्रश्न हमारा है दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो 1928 में। साइमन कमीशन बात ये थी कि इसका विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे वो सारे के सारे जो है गोरे थे, यानी कि अंग्रेज थे, और जिसकी ये बना था 1927 में, भारत में आया था ये 1928 में। अब हम लोग जो है इसी बना क्यों था इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ते हैं डिटेल से। वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में 10 वर्ष पर इसकी जो है समीक्षा हेतु एक जो है वैधानिक आयोग की गठन का जो है प्रावधान था। हुआ ये कि वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड जो है सुधार की जो है 10 वर्ष पर इसकी जो है समीक्षा के हेतु एक संवैधानिक आयोग जो है स्टैट्यूटरी कमीशन की गठन का जो है प्रावधान था। ये कहा गया था जो 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की हर 10 वर्ष में जो है इसमें कानून पे जो है सुधार होगा। यह देखना था कि यह अधिनियम जो है व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा है तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक जो है प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु ब्रिटेन की जो है कंजर्वेटिव सरकार ने जो है इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व नवंबर 1927 में ही जो है साइमन कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन की नियुक्ति कर दी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस कमीशन में कुल जो है 7 सदस्य थे, क्योंकि इसमें जो है सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेसियों ने इसे जो है
स्वेत कमीशन कहकर इसका विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को सबसे पहले मुंबई में पहुंचा था। अगला हमारा प्रश्न है कि साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो साइमन के कमीशन की गठन की घोषणा इनमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि 1900 जो है घोषणा जो है 1919 में की गई थी। घोषणा जो है हम लोग देखते हैं ऊपर वाले प्रश्न एक बार फिर से आपको दिखा दूं, इसलिए ये देखिए वर्ष 1919 की जो है मॉन्टेग्यू चर्चफोर्ड में सुधार हेतु जो है इसकी जो है समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग स्टैट्यूटरी बॉडी के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि ये अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में। किंतु ब्रिटिश की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा 2 वर्ष पहले ही जो है 1927 में से साइमन कमीशन स्टैट्यूटरी जो कमीशन की जो नियुक्ति कर दी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस कमीशन के कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेस ने इसे जो है श्वेत कमीशन के देश का विरोध किया और कमीशन 3 फरवरी 1928 को जो है मुंबई में पहुंचा था। इसलिए जो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा 1919, क्योंकि गठन की घोषणा 1919 में की गई थी। क्योंकि हर 10 वर्ष पे जो है देखा जाएगा कि जो है जो बना हुआ है अधिनियम वो सही से उसका जो है पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये भी बीपीएससी टीआरई में भी आया था जुलाई 2024 में, यहाँ बीपीएससी 3.0 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो ये देखिए सर जॉन साइमन की जो है अध्यक्षता में जो है कमीशन नियुक्त किया गया। साइमन कमीशन की किसकी अध्यक्षता में नियुक्त हुआ था? सर जॉन साइमन। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका जो है विषय क्या था? तो नेहरू रिपोर्ट जो है भारत में संवैधानिक व्यवस्था या संवैधानिक व्यवस्थाओं के लिए जो है नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसी में चलिए आगे देखते हैं इसकी जो है व्याख्या। उसके बाद चलिए जो साइमन कमीशन में जो है किसी भारतीय के शामिल न होने के कारण जो भारत में कमीशन के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान भारत की राज्य सचिव जो झंडूराम बिरकेनहेड ने जो है भारतीयों को चुनौती देते हुए कहा कि भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए कोई ठोस प्रस्ताव बनाने के असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ है जिसको जो है सभी जो है भारतीयों का जो है व्यापक राजनीतिक जो है समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को जो है भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया और इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी मई अगस्त 1928 में सर्वदलीय जो है अधिवेशन आयोजित की गई। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति अध्यक्ष समेत जो है सदस्यों की कुल संख्या 10 हो गई थी। ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर जो है नेहरू रिपोर्ट जो है नाम से बाद में जो है जाना गया है। इसमें सांप्रदायिक जो है आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार किया गया था। इस रिपोर्ट में जो है डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य जो है सिफारिश की गई थी कि जैसे जो है सब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन संगठन बनाने की जो स्वतंत्रता और धर्म का हर प्रकार से जो है राज्य में पृथक, ये सब मांगे जो है नेहरू रिपोर्ट में तैयार की गई थी। अब हमारा अगला टॉपिक है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्व स्वराज 1929 में। तो कांग्रेस का जो है लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्व स्वराज का जो मांग की गई थी, इसका जो है पहला प्रश्न है, इसका हम देखते हैं। पुनः याद रखें अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा? ये कहा था लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि पुनः याद रखें कि अब यह झंडा लहरा गया है,
यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए। जब तक कि भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे, तब तक ये झंडा झुकना नहीं चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या कहती है कि लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि पुनः याद रखें कि अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए। जब तक ये कोई भारतीय पुरुष, महिला, बालक या भारत में जीवित रहे, तब तक ये झंडा जो है लहराता रहना चाहिए। वर्ष 1929 के जो है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया एवं 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। अगला प्रश्न हमारा है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया, किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1929 में। पूर्ण स्वराज की मांग जो है लाहौर अधिवेशन में की गई थी और वो भी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इसकी व्याख्या क्या कहती है हम लोग देखते हैं। व्याख्या कहती है इसकी कि कांग्रेस के जो है कलकत्ता अधिवेशन में जो है ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेट दिया गया कि वह वर्ष के अंत में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चय उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का जो है लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को जो है मध्यरात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के जो है रावी नदी की तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को जो है अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को दिन पूर्ण स्वाधीन दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। यहीं से जो है 26 जनवरी को जो है प्रत्येक वर्ष पूर्ण जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है मनाना प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज जो है को जो है सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो इसमें लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1929 का लाहौर अधिवेशन। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे 1929 के अधिवेशन के अध्यक्ष। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया था? तो 26 जनवरी 1930 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1930 को। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो है पताका किसने उठाया था? तो कौन? एक ही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला जो है हमारा प्रश्न क्या कहता है, बोलिए। अगला जो है यहीं तक है, उसके बाद अगला हमारा टॉपिक कौन सा है? अगला टॉपिक हमारा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा क्या कहता है? चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि दांडी यात्रा की गई थी, तो दांडी यात्रा कब की गई थी? 1930 में। इसकी व्याख्या देखते हैं कि महात्मा गांधी ने मार्च जो है 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 30 सहयोगियों महात्मा गांधी समेत कुल 81 सदस्य के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में संवैधानिक रूप से नमक कानून को भंग किया तथा औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे जो है देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधी जी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक सत्याग्रह के लिए यात्रा की थी।
अगला प्रश्न हो रहा है कि दांडी यात्रा जो है कितने दिन तक चली थी। तो दांडी यात्रा चली थी 24 दिन तक। 1930 में महात्मा गांधी ने सवर्णाधिकार आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। तो दांडी से किया था। अगला हमारा प्रश्न है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सवर्णाधिकार आंदोलन जो है कहाँ से जो है प्रारंभ किया था। तो कहाँ से किया था। दांडी से। अगला प्रश्न हमारा है सवर्णाधिकार आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च जो है ने लगभग पूरे जो है दूरी तय की थी। तो 241 मील 241 मील। बीपीएससी टीआरई 3 में जो है जुलाई 2024 में प्रश्न पूछा गया था। चलिए अब आगे चलते हैं। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। पहले गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च को जो साबरमती आश्रम में दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। साबरमती से दांडी तक की 241 मील की दूरी उन्होंने जो 24 दिनों में पूरी की थी। अगला हमारा प्रश्न है गांधी जी ने के जो है नमक सत्याग्रह का जो उद्देश्य क्या था। तो इसमें जो है पहले ऑप्शन है नमक कानून को निरस्त करना, सरकार से सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत और भारत के लिए पूर्ण स्वराज, यानी कि ई वाला सही है। कौन सा सही है हमारा ई। गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह का उद्देश्य नमक कानून का निर्माण पर सरकारी एकाधिकार वाले जो है कानून को निरस्त करना, पूर्ण स्वराज के लिए जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत आदि। अगला प्रश्न हमारा है सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो है असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। क्या महत्व दिया था। रचनात्मक कार्यों को हिंसा के सीमित उपयोग को, अंग्रेजों से समझौते पर। तो इसमें से और अगला क्या ऑप्शन है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहला वाला सही है। रचनात्मक कार्यों को जो है रचनात्मक कार्यों को दिया था। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। वर्ष 1934 में गांधी जी ने अपना जो है पूरा समय जो है हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोध लीग की स्थापना की तथा जो है वर्ष 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। अगला जो है प्रश्न है हमारा जो है वर्ष 1929 में खुदाई के रोजगार जो है किसने जो है संगठित किया। तो ये था खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या कहती है। चलिए व्याख्या कहती है कि उत्तर पश्चिमी जो है सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें जो है लाल कुर्ती या रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने जो है पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और कांग्रेस से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के जो है विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा जो है श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। ध्यातव्य है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न हमारा है खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है। रेड टी शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट से जो है आंदोलन किसने आरंभ किया था। तो किसने किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने। चलिए आगे चलते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या हमारी ऊपर जो है सेम होगी। ये वाले जो 8वीं प्रश्न की थी वही सेम व्याख्या। अगला जो है 11वां प्रश्न हमारा क्या कहता है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता था। सीमांत गांधी के नाम से भी खान अब्दुल गफ्फार खान को ही जाना जाता था।
खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो क्या था? खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटियर गांधी जी के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है गांधी इरविन समझौता। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। इसी को देखते हैं। गांधी इरविन समझौता अगला टॉपिक है हमारा। इसका जो है पहला प्रश्न क्या है? गांधी इरविन समझौता हुआ था, कब हुआ था? 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इस समझौते के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सवर्ण आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। हुआ ये कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो है सवर्ण आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। राजनीतिक कैदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश। तीसरी मांग क्या थी गांधी जी की? कि विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों का शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। और अगला क्या था देखते हैं। चौथा क्या था कि समुद्री तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। और पांचवा था गांधी जी का, कांग्रेस की जो है द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस जो है समझौते ने जनता को निराश किया, क्योंकि जो है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। बात ये थी कि जनता इस वजह से नाराज हो गई थी कि जो द्वितीय जो है कांग्रेस जो है द्वितीय गोल में सम्मेलन में जो है भाग लेने के लिए जो तैयार हुई थी, इसमें जो है जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की जो है फांसी का जो है इसमें जो है उल्लेख नहीं किया गया था इस बैठक में। तो द्वितीय जो है गोलमेज सम्मेलन में जो है किसने भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से? तो महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। पहली जो है जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें से कांग्रेस की तरफ से किसी ने भाग नहीं लिया था। दूसरे में जो है समिति में जो है कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था बैठक में। और लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक ऐसे जो व्यक्ति थे जिन्होंने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में जो है किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये जो है किसने निभाई थी? तो ये जो है तेज बहादुर संपूर्ण ने। किसने? तेज बहादुर संपूर्ण ने। वायसराय जो है इरविन ने देश में सौहार्दपूर्ण का वातावरण उत्पन्न करने के लिए उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जो जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर संप्रू, बी.एस. श्रीनिवास शास्त्री तथा ए.आर. जयकर के प्रयत्नों से जो है महात्मा गांधी एवं इरविन के मध्य जो है फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता हुआ प्रारंभ हुआ। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य जो है समझौता हुआ, जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के जो है परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने जो है गांधी और जो है इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी। जो 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में बैठक हुई, उसमें बातचीत हुई, उसको जो है गांधी इरविन समझौता कहा गया। और जो है इसी समझौते के परिप्रेक्ष्य में जो सरोजिनी नायडू जी थी, उन्होंने गांधी जी और जो है इरविन को जो है दो महात्माओं की संज्ञा दी। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रसिद्ध जो है गांधी इरविन समझौता 1931 में कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को जो है कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था? तो ये गांधी इरविन समझौता। कौन सा? गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो है हमारा टॉपिक है गोलमेज सम्मेलन। क्या है? गोलमेज सम्मेलन। अगला हमारा जो है टॉपिक है गोलमेज सम्मेलन।
तो गोलमेज सम्मेलन का जो है पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो किसने लिया था? मौलाना मोहम्मद अली ने जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में हुआ था इसमें भाग लिया था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है? व्याख्या जो है 10 जून तथा 24 जून 1930 को जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट 2 भागों में प्रकाशित हुई। हुआ ये कि 10 जून और 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो 2 भागों में प्रकाशित की गई। भारतीय राजनीतिक संगठनों ने जो है कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कमीशन की जो है रिपोर्ट प्रकाशित होने के जो है समय में जो है कि प्रमुख नेता जो कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने के समय कांग्रेस के जो प्रमुख नेता जेल में थे, ब्रिटिश सरकार ने जो है निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बुलाया। सम्मेलन में लगभग 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस की तरफ से किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। इसमें जो है भाग लेने वालों में जो है प्रमुख भारतीय व्यक्तित्व थे तेज बहादुर संप्रू, BL श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजूल हुक, मोहम्मद अली जिन्ना, सॉरी एक और ऊपर था, हाँ ऊपर मोहम्मद अली थे और दूसरे जो है मोहम्मद अली जिन्ना, और होमी मोदी, AR जयकर, भुंजे, भीमराव अंबेडकर, सुंदर सिंह मजीठिया। तो इतने लोगों ने जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से किसी ने जो है भाग नहीं लिया था। कांग्रेस के सदस्य की तरफ से किसी ने भाग नहीं लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? हमने पहले बताया था, अम्बेडकर साहब जी ऐसे थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने जो है किसी भी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला है प्रश्न जो विकल्पों में जो दलित नेता जब भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। इनके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया था। जो है कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस पार्टी थी, इसकी तरफ से जो है सिर्फ जो है गांधी जी एक जो है इनके प्रतिनिधि के रूप में गए और उन्होंने द्वितीय गोलमेज में सम्मेलन में भाग लिया। उसके बाद जो है उन्होंने किसी तीसरे में भी भाग नहीं लिया। कांग्रेस की तरफ से किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। इनके साथ में जो है सरोजिनी नायडू और मदन मालवीय भी साथ गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगला जो है हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। व्याख्या देखते हैं हम लोग जो है, व्याख्या देखते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू सभा महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों ने के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला है। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि ने रूप में जो है गांधी जी ने हिस्सा लिया। लंदन में जो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। जो पहला प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था, और वहीं तीसरा गोलमेज सम्मेलन था वो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है इसमें दिया है प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो दूसरे वाले में भाग लिया था, लेकिन पहले और तीसरे में नहीं लिया। तो पहले तीसरे में नहीं लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन हो जाएगा ई। अगला जो है प्रश्न है हमारा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल हो गया था। तो बात ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के रूप में की वजह से असफल हो गया था। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, वो जो है दलितों के लिए जो है अलग जो है मांग कर रहे थे। दलित जो है पृथक निर्वाचन की, उनका मतलब निर्वाचन मंडल जो है उसकी जो है दलितों के लिए अलग बात कर रहे थे। वहीं पे जो है बात बिगड़ गई थी गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की। वहीं से फिर जो है डॉक्टर वो गांधी जी जो है वापस भारत लौट आते हैं। हम लोग व्याख्या देते हैं। प्रश्न था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है किस प्रश्न पर असफल रहा था। तो इसका आंसर था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला जो है इसकी व्याख्या है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन जो है सांप्रदायिक जो है समस्या पर विवाद के कारण इस सम्मेलन का कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकल सका। दलित नेता भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की जो है सुविधा की मांग की, जिससे जो गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अंततः जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर जो है गतिरोध के कारण जो है यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त किया गया। गांधी जी जो है ये चाह रहे थे कि अगर जो है अगर पृथक निर्वाचन मंडल हो जाएगा तो फिर भेदभाव हो जाएगा, कि मतलब हमारा देश जो है जाति पांच में बंट जाएगा। दलित जो है और हर समाज फिर अलग अलग जो है वर्गों में हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो फिर देश को जो है हम आज़ाद कभी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि सब फिर हर जातियां फिर अलग अलग जो है निर्वाचन की मांग करने लगेंगी। तो गांधी जी का ये सोचना था। और डॉक्टर भीमराव सोच रहे थे कि जो है कि जो दलित वर्ग है इनको जो है कोई जो है स्थान नहीं दिया गया और इनके लिए कोई जो है कोई सुनता नहीं है, तो उन्होंने इस वजह से मांग की थी। अगला प्रश्न है हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच डॉक्टर भीमराव और महात्मा गांधी के बीच दूसरी गोलमेज जो है संगोष्ठी के समय किस विषय पर जो है मतभेद हुआ था। तो अभी हमने बताया था कि जो है एक ही बात थी कि वो चाहते थे कि दलितों के लिए पृथक मतदान किया जाए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसी बात पे जो है संगोष्ठी जो है स्थगित हो गई थी। अगला जो है प्रश्न है महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ जो है कहाँ से भारत लौटे। तो लंदन से लौटे थे। ये तीनों जो गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किए गए थे, लंदन में आयोजित किए गए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने जो है कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, किंतु जो है दिसंबर 1931 को वह लंदन से खाली हाथ निराश होकर जो है मुंबई पहुंचे। भारत पहुंचने पर उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैं उसे नीचे नहीं होने दिया और इसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। क्योंकि यही बात जो है वो चाहते थे, क्या अंग्रेज चाहते थे कि अलग अगर जात पात में अगर ये बटेगा, अगर ऐसे ही अम्बेडकर साहब बात कर रहे हैं ऐसे ही अगर और लोग भी अगर अम्बेडकर साहब का ऐसा हो जाएगा तो फिर सब सम्मान करेंगे और फिर भारत में हो जाएगी फूट। फूट होने के बाद जो है हम जो है फिर से जो है सालों तक जो है इस पे भारत पर राज करेंगे। तो यही था कि फूट डालो राज करो उनकी नीति थी। तो इसी वजह से एकता नहीं होने के कारण तो अपने भारत पे अंग्रेजों ने राज किया ही था। अगला प्रश्न है हमारा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय जो है इंग्लैंड का जो है प्रधानमंत्री कौन था। तो जेम्स रेमजे मैकडॉनल्ड जो था वो जो है राउंड टेबल जो है कांग्रेस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। अगला जो है हमारा जो है इसकी व्याख्या क्या कहती है वो देखते हैं। व्याख्या कहती है कि अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए वर्ष 1930-32 के बीच सम्मेलन की पृथक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। इन सम्मेलनों में जून 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित जो है किया गया
इस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। अगला हमारा टॉपिक है सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट 1932। इसका पहला प्रश्न क्या है कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो कब किए गए थे? 24 सितंबर 1932 में। कब? 24 सितंबर 1932 को जो है पूना समझौता में जो है हस्ताक्षर हुए थे। अगला जो है हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि अगस्त 1932 में, सॉरी अभी इसकी व्याख्या देखिए, 1 मिनट व्याख्या देखिए उसके बाद। व्याख्या क्या कहती है? 24 सितंबर 1932 को भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ है। इस समझौते को जो ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मेलन प्रदान किए जाने के 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने जो है अनशन तोड़ा था। जो 24 सितंबर 1932 को भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के अनुयायियों के मध्य जो है पूना समझौता हुआ कि दोनों लोगों के जो मतभेद हो गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय, उससे जो गांधी जी निराश हो गए थे और इसकी वजह से जो है दोनों लोगों में जो है इस बार दोनों लोगों के प्रतिनिधियों में जो है समझौता हुआ। उसके बाद जो है 26 सितंबर 1932 को जो गांधी जी ने अनशन तोड़ा था। गांधी जी अनशन पे बैठ गए थे। अगला प्रश्न हमारा है कि अगस्त 1932 की जो है रैमजे मैकडोनाल्ड की सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन जो है समूह बनाया गया। तो किसके लिए बनाया गया? अछूतों के लिए। जो अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड की सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह अछूतों के लिए बनाया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत वह प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर देंगे, जिनके सदस्यों का जो चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों द्वारा किया जाना था। पृथक निर्वाचन मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमानों और जो है सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर से अलग कर दिया गया। अगला जो है प्रश्न हमारा है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट जो है क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो दलितों के लिए जो है 71 और जो है पूना पैक्ट में क्रमशः दलित के है कितनी 71 और जो है 147 जो दलित वर्गों के लिए सांप्रदायिक अवार्ड में और जो है पूना पैक्ट में जो है क्रमशः दलित वर्ग के लिए 71 और 147 सीटें जो है दी गई थी। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है? व्याख्या कहती है कि सांप्रदायिक जो है अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे जो है पूना पैक्ट समझौता में बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 147 यानी 148 कर दी गई। मद्रास से 30 की गई थी। सिंध सहित जो है मुंबई में 15, पंजाब में 8, बिहार और जो है उड़ीसा से 18, मध्य प्रांत एवं बरार से 20, असम से 7 और बंगाल से 30 एवं आगरा और अवध का संयुक्त जो प्रांत था वहां से 20 कर दिया गया। कुछ पुस्तकों में जो है यद्यपि यह संख्या 147 में होती है, साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में जो है सामान्य वर्ग की सीटों में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। जो केंद्रीय विधानमंडल है इसमें जो है सामान्य वर्ग के लिए जो है सीटों से जो है 18% दलितों के लिए निर्धारित की गई है। जैसे ज़्यादातर जो है वैसे 148 सीटें थी, 71 और 148, लेकिन कुछ जो है पुस्तकों में 147 मिलती, तो 147 ज़्यादातर ऑप्शन में भी एग्जाम होता है उसमें भी दिया जाता है कि 71 147, तो वही सही मान लेते हैं। अगला जो है प्रश्न हमारा है कि पूना समझौते का जो है उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य था? कि दलित वर्ग के लिए जो प्रतिनिधित्व देना। पूना समझौते का उद्देश्य था कि दलित वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व देना। अगला जो है हमारा प्रश्न क्या कहता है? चलिए अगला प्रश्न है हमारा टॉपिक अगला हमारा क्या हो जा रहा है? कांग्रेस सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी। क्या है? कांग्रेस सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी 1934। इसका पहला प्रश्न क्या बन रहा है कि वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो है स्थापना की गई थी।
किसने की थी? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है कब की गई थी? जयप्रकाश किसने की थी? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। अगला जो है इसकी व्याख्या है कि वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्न के फलस्वरूप जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। जो 1934 में जो है जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के फलस्वरूप जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी के अन्य सदस्यों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू जो है मसानी तथा अशोक मेहता जैसे व्यक्ति शामिल थे। इस पार्टी का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन जो है अक्टूबर 1934 पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1934 पटना में। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। अगला जो है हमारा प्रश्न क्या कहता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो CSP का जो है गठन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस जो है सोशलिस्ट पार्टी CSP का जो है गठन कब हुआ था? 1934 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। अगला हमारा वो टॉपिक क्या है? तो अगला टॉपिक हमारा क्या रहता है कि प्रांतीय चुनाव और जो है मंत्रिमंडल का जो है गठन 1937। प्रांतीय चुनाव मंत्रिमंडल का गठन 1937। इसका पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि प्रांतीय जो सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस जो है प्रतिनिधि के तहत किया गया था? तो किसके तहत? 1935 का अधिनियम। किस अधिनियम के तहत किया गया था? किस अधिनियम के तहत किया गया? 1935 का अधिनियम। तो प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत जो है प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया। व्याख्या क्या कहती है कि 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने अपने जो है प्रतिद्वंदी दलों का जो है सफाया करते हुए 5 प्रांतों 215 में से जो है 159 सीटें, बिहार से जो है 152 में से 98 सीटें, मध्य प्रांत और बरार से 112 में से 70 सीटें, संयुक्त प्रांत जो 228 में से 134 सीटें तथा उड़ीसा में 60 में से 36 सीटें में जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस जो है बम्बई लगभग पूर्ण बहुमत, असम तथा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। हुआ ये कि हर जगह से कांग्रेस जो है पूर्ण बहुमत से जीती, लेकिन जो है बंगाल और पंजाब और जो है सिंध प्रांत में जो है बड़ा दल बनने से वंचित हो गई। जुलाई जो है 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बरार, बिहार, बम्बई तथा उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। नोट बम्बई में कांग्रेस को लगभग पूर्ण बहुमत 175 में से 86 सीटें मिली थी। बम्बई में से कांग्रेस को जो है 175 में से पूर्ण बहुमत से जो है 86 सीटें मिली थी। अयोध्या सिंह की पुस्तक जो भारत मुक्ति संग्राम में है, बम्बई में भी कांग्रेस का जो है पूर्ण बहुमत 175 में से 88 सीटें दिखाया गया है, जो कि अन्य स्रोतों के अनुसार सही नहीं है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि अपनी जो है किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त किया था? चलिए देखते हैं। अपनी जो है किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को जो है समाप्त करने की जो है नीति अपनाई थी? तो पहली कार्यकारिणी जो है कार्यकारिणी कमेटी 1937 में जो है भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति कांग्रेस ने अपनाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और जो है बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में जो है कृषकों को जो है साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किए गए।
अगला टॉपिक हमारा कांग्रेस का जो है त्रिपुरी संकट 1939 में। त्रिपुरी अधिवेशन जो है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस। हुआ ये था जो कांग्रेस का त्रिपुरी संकट है जो है 1939, ये जो है टॉपिक ये है हमारा। बात ये थी कि गांधी जी मतलब जो है चाहते थे कि पट्टाभी जो सीतारमैया है वो मतलब जो है कांग्रेस के जो है अध्यक्ष बने। लेकिन हुआ ये कि जो त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है यहाँ जो है इस अधिवेशन में जो है अध्यक्ष चुने गए सुभाष चंद्र बोस। तो गांधी जी इसी से थोड़ा नाराज हो गए थे। तो इसके चलते फिर जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है अपना पद छोड़ दिया था। उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है उसी समय अध्यक्षता की। हम लोग देखते हैं कि इसका सुभाष चंद्र बोस व्याख्या देखते हैं कि कांग्रेस के जो है हरिपुरा गुजरात अधिवेशन जो कि फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने दावे थे निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कांग्रेस के हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में है। इस अधिवेशन में 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। लेकिन जो है सुभाष चंद्र बोस जो 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष के लिए भी निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो उसने भी बताया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता उन्होंने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है इसकी व्याख्या देखो, कंप्लीट व्याख्या दी गई है, सही से समझो। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में जो सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस में पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध जो है बने थे। वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को जो है पराजित कर जो है कांग्रेस में दूसरी बार अध्यक्ष बने। परंतु जो है कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कांग्रेस के जो है कार्यकारी अध्यक्ष ही बने। जहाँ तक है कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो है अंत विशेषकर जापान के जो है आत्मसमर्पण के जो है संबंध में अगस्त 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने जापान पर परमाणु बम गिराया तथा जापान से ने सितंबर 1945 में जापान ने आत्मसमर्पण संबंधी मसौदे पर जो है हस्ताक्षर किए। इस दौरान जो है अगस्त सितंबर 1945 में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे ने जो है चर्चिल जुलाई 1945 ब्रिटेन में हुए सत्ता परिवर्तन के उपरांत जो है चर्चिल की जो है जगह एटली वर्ष 1945 से 51 तक जो है रहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। बात ये थी कि एटली ने किसकी जगह ली? चर्चिल की। 1945 में जो चुनाव हुए वो 1945 में 1941 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ब्रिटिश जो संसद के जो है आधिकारिक जो शोध लेख जो हाउस ऑफ लॉर्ड लाइब्रेरी में स्पष्ट है कि ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्ति की खबर की पुष्टि प्रधानमंत्री एटली ने रेडियो प्रसारण के माध्यम से की थी। अगला हमारा टॉपिक है देसी रियासतें। कौन सा टॉपिक है हमारा? देसी रियासतें। चलिए इसका पहला प्रश्न है कि 1927 की जो है बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था कि भारत सरकार तथा देसी जो है राज्यों के मध्य जो है संबंधों को सुधारना। व्याख्या देखते हैं हम लोग, कंप्लीट व्याख्या क्या कहती है। बटलर समिति का गठन 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय जो है रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु जो है सिफारिशें करना तथा भारतीय जो है नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील लेजली स्कॉट को जो है कमेटी के समस्त दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसलिए वह स्वतंत्र है केवल जो है उस सीमा तक नहीं जहाँ तक जो है अपने प्रभुसत्ता ग्राउंड को दे दी।
अर्थात विशेषाधिकार जो है भारतीय जो है रियासतों के पास है। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स जो है कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। जो ऑल इंडिया पीपल्स स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 में किया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। व्याख्या क्या कहती है? 31 दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य सम्मेलन जन सम्मेलन ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो ब्रिटिश राज के रियासतों में राजनीतिक आंदोलन और प्रतिनिधिमंडलों का संघ था। इसमें विभिन्न जो है विदेशी रियासतों में आए 700 राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने जो भाग लिया और इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारा प्रश्न क्या कहता है कि अगला प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका क्या नाम था? प्रजामंडल आंदोलन। क्या था? प्रजामंडल आंदोलन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के जो है निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा जो है शासित राज्यों में जो है एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया, जिसका नाम प्रजामंडल आंदोलन था। क्या था? प्रजामंडल आंदोलन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद की जो है निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे जो भारतीय शासकों द्वारा शासित जो राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू हुआ था, उसको क्या कहते हैं? प्रजामंडल आंदोलन। अगला हमारा टॉपिक था द्वितीय विश्व युद्ध। क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध वाला टॉपिक। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? चर्चिल थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन थे? चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वर्ष 1939 से 45 के तक चला था। कि प्रारंभिक समय में जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? नेविल चेम्बरलेन। कौन थे? नेविल चेम्बरलेन। ये 1937 से 1940 तक रहे थे। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के जो है दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जो है, जिनका कार्यकाल 1940 से 45 तक था। नोट करके देखो, इसमें नोट में क्या है? विंस्टन चर्चिल ने जो है 2 बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद पर जो है कार्य किया। तो विंस्टन चर्चिल जो था, इसने जो है प्रधानमंत्री के पद पर 2 बार जो है प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इसका पहला कार्यकाल 1940 से 45 तक, दूसरा 51 से 55 तक था। अगला टॉपिक हमारा है पाकिस्तान की मांग। अगला टॉपिक हमारा पाकिस्तान की मांग। नाउ आर नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? नाउ आर नेवर, ये पैम्पलेट जो है रहमत अली जो है, ये इन्होंने जो है लिखा था। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे। कौन थे? रहमत अली। इन्होंने नाउ आर नेवर पैम्पलेट लिखा था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो है एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में लिखे एक पैम्पलेट में, जिसका शीर्षक जो है नाउ आर नेवर, आर वी टू लिव आर पेरिस फॉर एवर। नाउ आर नेवर, आर वी टू जो है लाइव और पेरिस फॉर एवर, पेरिस फॉर एवर में एक नई अस्मिता के लिए जो है एक अलग जो है राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी। चौधरी रहमत अली ने, जिसे उसने जो है पाकिस्तान जो है क्या, जिसे उसने जो है पाकिस्तान नाम दिया। चौधरी रहमत अली ने अपने पैम्पलेट में पाकिस्तान क्या लिखा था? पाकिस्तान शब्द प्रयोग किया था, जिसे बाद में पाकिस्तान कहा गया। पाकिस्तान शब्द की जो है रचना जो है पंजाब, अफगान प्रोविंस, कश्मीर तथा सिंध प्रांतों से के पहले अक्षर से बलूचिस्तान जो है प्रांत के जो है अंतिम 3 अक्षरों से की गई। पी को लिया गया है, पंजाब से पी को लिया गया है, अफगानिस्तान से लिया गया ए को, अफगान जो प्रोविंस था नॉर्थ वेस्ट फोर्टी प्रोविंस, इससे ए लिया गया, और कश्मीर से लिया गया के, सिंध से लिया गया एस, और बलूचिस्तान से लिया गया तान। यानी इसको मिला के होगा पाकिस्तान। नल्ला पाकिस्तान बना। किसने जो है बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? तो
M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है बांटो और छोड़ो के नारे को जो है बुलंद किया था। बांटो और छोड़ो जो है डिवाइड एंड क्विट का नारा मुस्लिम लीग के जो है नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में बुलंद किया था। जिन्ना और मुस्लिम लीग की मांग यह थी कि ब्रिटिश जो है पहले भारत को दो भागों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांटें और उसके बाद जो है भारत छोड़कर जाएं। इसके जो है इसी सोच को जो है राजनीतिक नारे के रूप में बांटो और छोड़ो कहा गया है। अगला प्रश्न हमारा तीसरा है, क्या कहता है तीसरा प्रश्न, पाकिस्तान के जो है अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान के जो है अलग राज्य जो है बनाए जाने के जो है ये आंदोलन किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, अलग प्रांत की मांग की थी। अब इसकी व्याख्या क्या कहती है कि 22 से 24 मार्च 1940 को जो है मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। कहाँ हुआ? लाहौर में। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में जो है पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में जो मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की जो है मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे लाहौर प्रस्ताव कहा गया। इसी लाहौर प्रस्ताव को ही जो है आगे चलकर पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। हालांकि यह बात जो है ध्यान देने योग्य है कि इस प्रस्ताव में ना तो विभाजन और ना ही पाकिस्तान शब्द का जो है जिक्र किया गया था। लाहौर प्रस्ताव में जो है उत्तर पश्चिमी और जो है पूर्वी भारत के जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर अलग अलग स्वतंत्र राज्य जो है बनाने की बात की गई थी, ना कि एक जो है स्वतंत्र राष्ट्र की। इसे ही जो है उस जो है समय में कुछ लोगों द्वारा दो स्वतंत्र देशों भारत और पाकिस्तान की मांग के रूप में देखा। हालांकि लाहौर जो है प्रस्ताव पाकिस्तान प्रस्ताव ने ही आगे चलकर पाकिस्तान के निर्माण का जो है मार्ग प्रशस्त किया था। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाले प्रस्ताव को पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा जो है पाकिस्तान की स्थापना की मांग है प्रस्ताव को 1940 में पारित किया गया था। आज के टॉपिक में बस हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो जितने भी साथी जो है चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले जो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन ऑन कर लें और जो है चैनल वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, दोस्तों को शेयर करें, कमेंट भी करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी दोस्त हैं जिनका भी बीपीएससी टीआरई 4 जो भी दे रहे हैं 2026 में, जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं वो सारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। और जो भी बीपीएससी एईडीयू दे रहे हैं, सीजीएल जो है 4 और 12 बीएसएससी 12th लेवल का है जो दे रहे हैं, उनके लिए सफिशिएंट वीडियो है ये। और जो 72 प्रीलिम्स दे रहे हैं बीपीएससी, आप ये समझ लीजिए कि टीआरई 4 से लेके ये सारे एग्जाम ये समझ लीजिए 60 से 70% आपकी है जीके जो है जीएस आपकी इसी बुक से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये घटना चक्र पूरा अवलोकन 38वीं बीपीएससी लेकर हम लोग जो है 12वीं बीपीएससी 71वीं बीपीएससी जो है 2025 तक पढ़ रहे हैं, जिसमें जो है आपको कम्प्लीटली जीएस के जो है क्वेश्चन मिलेंगे। और ये सारे एग्जाम में आपने अगर बीपीएससी एग्जाम जिसने अगर दिया होगा तो उसको पता होगा कि बीपीएससी में जो है इसी से क्वेश्चन बने थे सबसे ज़्यादा 60 से 70% अभी इसमें। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जो है थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी करें।